बच्चे, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं जो शायद आपको हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन आज भी है। वो ये समझते हैं कि कंडीशनल्स सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के लिए यूज होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कंडीशनल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चे, रियल कंडीशनल्स और अनरियल कंडीशनल्स। रियल कंडीशनल्स कभी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के लिए यूज नहीं होता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अनरियल कंडीशनल्स, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल्स पार्ट 2 में। आप रिकॉल करके देखो बच्चे, कंडीशनल्स पार्ट 1 में जो आपने 2 टाइप्स पढ़े, फर्स्ट टाइप में आपने पढ़ा जीरो कंडीशनल, उसमें आपने सीखा कि कैसे जनरल ट्रुथ और फैक्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से सेकंड टाइप फर्स्ट कंडीशनल में आपने ये सीखा कि एक्शन का आउटकम जो कि फ्यूचर में होने वाला है, बहुत लाइकली है, उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। तो ये अनरियल कंडीशनल्स है और यही हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब करता है। सो स्टे विद मी अंटिल आई फिनिश द सेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चे, कंडीशनल मैं आपको फिर भी रिमाइंड कर देता हूं। जो कंडीशनल पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया, 4 टाइप्स होते हैं कंडीशनल्स में, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहले में मैंने आपको रियल कंडीशनल्स पढ़ाया। बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप ये सेशन पूरा देखो बच्चे। मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप जस्टिफिकेशन भी दे पाएं। मैं आपको जस्टिफाई भी आपको करके दिखाऊंगा, आप इसे वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, और इसलिए बच्चे मैंने कंडीशनल्स को 2 पार्ट में आपको पढ़ाना चाहा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया कंडीशनल्स पार्ट 1 में जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। इस पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि अनरियल कंडीशनल्स है, वो आपको पढ़ाऊंगा सेकंड कंडीशनल, जो रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं। ओके, 2 टाइप्स आपने पहले पढ़ लिए कंडीशनल्स पार्ट 1 में। रिमेनिंग 2 टाइप्स यानी कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, आप इसे सिंपली सेकंड कंडीशनल्स या थर्ड कंडीशनल्स कह सकते हैं। तो ये रिमेनिंग 2 टाइप्स है, और यही अनरियल कंडीशनल्स होता है आपके कंडीशनल्स में, ठीक है। और इसे ही हम यूज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। ओके, सो लेट्स गेट। तो आप इसे बहुत गौर से आप देखें। ओके, सेकेंड कंडीशनल, सो वन एट अ टाइम। आप इसके फॉर्म पे नजर डालें। फॉर्म इसका क्या है? इफ। ये याद रखें बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल्स आर ऑल अबाउट द राइट यूसेज ऑफ इफ एंड वर्ब टेंस, राइट। हाँ, व्हेन का हम यूज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम जीरो कंडीशनल में, और किसी भी कंडीशनल में, ना तो फर्स्ट कंडीशनल में, ना तो सेकंड कंडीशनल में, ना तो थर्ड कंडीशनल में आप व्हेन का यूज करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इफ का यूज करेंगे। ओके, तो आपको इफ का ध्यान देना है, और उससे कहीं ज्यादा आपको ध्यान देना है आपके वर्ब टेंस पे। ओके, टेंस पे यानी कि इसमें दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है। एंड जो हम इसमें टेंस यूज करते हैं, टेंस इज अगेन इज मोर अबाउट वर्ब्स। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि वर्ब इज द फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके फॉर्म पे नजर डालें, मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। इफ प्लस सिंपल पास्ट, ये ध्यान रखें। सेकेंड कंडीशनल में जो बच्चे इफ के साथ जो आप टेंस यूज करेंगे, ठीक है, जो वो भी आपको बताता है कि आपने कौन सा टेंस यूज किया है, इसलिए मैं वर्ब पे ज्यादा स्ट्रेस देता हूं, राइट। सो टेंस इज ऑल अबाउट द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो सिंपल पास्ट आप यूज करेंगे, और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, देखिए आपको ये पता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इफ क्लॉज कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट होता है। तो आप इसे इफ क्लॉज कहेंगे, और जो दूसरा पार्ट है जो कॉमा के बाद स्टार्ट होता है, जो ये पार्ट स्टार्ट होगा आपका, ये पूरा पार्ट, इसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, और ये इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर आपने सिर्फ इसको लिखा तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट या आपको मीनिंग दे सकता है बच्चे। अगर आपने इसे अलोन लिखा, तो क्योंकि ये डिपेंड होता है, इसमें और इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो ये कभी भी आपको कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग नहीं दे सकता। सो वन मोर टाइम, ये आपका इफ क्लॉज है, जो मेन क्लॉज नहीं है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है। जो दूसरा क्लॉज है वो आपका मेन क्लॉज है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन, आपका ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आपका ये जानना ज़रूरी है। ओके, तो आपने फॉर्म देख लिया, ठीक है। सॉरी,
इसमें आप जो सेकंड जो मेन क्लॉज में यूज करेंगे, सॉरी अबाउट दैट, इसमें आप क्या यूज करेंगे, इसमें आप मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, वुड, शुड, कुड, माइट, प्लस ये ध्यान रहे बच्चे, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वर्ब में आपको बहुत ध्यान देना है, इसमें आप बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब, ठीक है, जैसे गो है, ठीक है, उस तरीके से आप कभी भी उससे उसे ही हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बहुत लोग इसे V1 कहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट आपको पार्ट में बताया था कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग दिस नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश, V1, V2, V3, V4 ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते हैं, इसे सिर्फ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए, समझाने के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज ग्लोबली और यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो जब हम बेस फॉर्म कहते हैं तो बेस फॉर्म क्या हो गया, गो। अब इसको हम रूट वर्ड भी कहते हैं, जैसे आप गोस बना सकते हैं, गोइंग बना सकते हैं, वेंट बना सकते हैं, तो जो गो है, ठीक है, वो आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपको बेस फॉर्म यूज करना है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। सो इफ प्लस सिंपल पास्ट और जो मेन क्लॉज होगा उसमें इसमें से कोई भी यूज करके आप बेस फॉर्म का यूज करेंगे। अब आप देखो, अब आपको मैं बताता हूं कि हम इसे क्यों कहते हैं कि सिर्फ दो ही कंडीशनल्स है, जो लास्ट टू कंडीशनल्स है, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए यूज होता है। आप इस पे गौर करो, यूज्ड फॉर अनरियल, इसलिए हम इसे अनरियल कंडीशनल्स कहते हैं, और वेरी अनलाइकली सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड कंडीशनल्स का हम कहां यूज करते हैं, अनरियल और वेरी अनलाइकली सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ओके। इसमें और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो बच्चे। Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic. ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, दैट्स वाई अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि हम इसे अनरियल कंडीशनल्स कहते हैं फॉर अ रीजन। तो अनरियलिस्टिक और अनलाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, दे यूज द सिंपल पास्ट टेंस, इससे मैंने एक्सप्लोर किया है फॉर्म को इस तरीके से वर्ड्स में ताकि आपके लिए ज्यादा आसान हो इसे समझना। दे यूज द सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ क्लॉज, ये याद रखना है, और इसी में लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, तो मैंने इनकरेक्ट फॉर्म को भी कुछ मेंशन किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इनकरेक्ट फॉर्म यूज होता है आप उसे अवॉइड करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि जो आप इफ क्लॉज में यूज करेंगे उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे एंड अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सच एज वुड, शुड, कुड और माइट, एंड ऑल्सो मेन वर्ब, सॉरी, बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कहां यूज करेंगे, मेन क्लॉज में, ओके। I'll show you the examples, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट उससे पहले आप ये समझ ले बच्चे, क्योंकि इसमें कॉमन एरर करते हैं बहुत लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज में, ये बहुत कॉमन इसका यूसेज है, ओके। देखो, वर, यूसेज ऑफ वर इन सेकेंड कंडीशनल्स, तो हम कैसे यूज करेंगे, इन द इफ क्लॉज आप जो वर यूज कर रहे हैं, वी यूज वर सब्जंक्टिव मूड, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। तो एग्जांपल्स देखने से पहले मैं चाहता हूं बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, फिर आपको एग्जांपल्स और भी अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा, यानी कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी पहले दिखा सकता था, तो आप पहले इसे समझ लें, तब आप एग्जाम्पल्स को और अच्छे तरीके से आप समझने लेंगे, आप अपने एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं क्रिएट, ओके। सो यूसेज ऑफ वर्ड इन सेकेंड कंडीशनल, इन द इफ क्लॉज वी यूज वर, सब्जंक्टिव मूड क्या, तो वही बताऊंगा आपको, इंस्टेड ऑफ वॉज। अगर हम सेकेंड कंडीशनल में इन द इफ क्लॉज वी यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज, दिस इज स्पेशली कॉमन इन द फ्रेज if I were you, which is often used to give advice or suggestions, okay। तो हम वर का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉज, इन व्हाट सेंस, इफ आई वर यू, अगर हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहां पर हम इसे यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए एडवाइस और सजेशंस, ओके। इसमें और इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लो बच्चे कि सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। देखो, सब्जंक्टिव मूड ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी, इसे लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। ये दिस वर्ब फॉर्म, ये एक वर्ब फॉर्म होता है, दिस वर्ब फॉर्म इज यूज्ड टू रेफर, so this verb form is used to refer to hypothetical situations or to express wishes, suggestions or commands. It often conveys a sense of uncertainty or non-reality. तो सब्जंक्टिव मूड जो वर्ब है वो सब्जंक्टिव मूड है, वॉज नहीं है, वॉज एक्चुअल वर्ब है।
वर्ब एक्चुअली वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम प्लोरल यूज करते हैं, जैसे दे वर, ही वॉज, तो हम दे के साथ वर यूज करते हैं। वहां पे जो वर है वो सब्जंक्टिव मूड नहीं है। इस कंडीशनल में जब हम वर का यूज करते हैं तो ये सब्जंक्टिव मूड है, और ये किसको सजेस्ट करता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को, जहां पे आप अपने विशेस को, सजेशंस को और कमांड्स को आप कन्वे कर सकते हैं। और ये क्या कन्वे करता है? सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और नॉन रियलिटी। ओके, अब इंडिकेटिव मूड क्या होता है? ये भी एक वर्ब फॉर्म होता है, तो मैं चाहता हूं आप ये भी जान लो बच्चे कि इंडिकेटिव मूड, दिस वर्ब फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड true. It describes actions, events or states that are real or likely to happen. तो हम कह सकते हैं कि was अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं तो वो कंडीशनल्स नहीं रहेगा, क्योंकि was जो है वो क्या है? वो फैक्ट को, स्टेटमेंट्स को दैट आर कंसिडर्ड ट्रू अगर आप यूज, वो आपको दिखाऊंगा क्या was क्यों नहीं यूज कर सकते, आप वर ही क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आप नोट रखो बच्चे, मेक अ नोट ऑफ इट। We'll explore subjunctive and indicative moods in more depth in an upcoming lesson. मैं आपको ये इसमें और ज़्यादा बताऊंगा। विशेष हाइपोथेसिस में मैं आपको ये विशेष हाइपोथेसिस में मैं आपको बताऊंगा। तो इन द मीन टाइम रिमेंबर दैट व्हेन डिस्कसिंग नॉन रियलिस्टिक, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जब हम नॉन रियलिस्टिक चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम सब्जंक्टिव मूड, वर्ब का यूज़ करेंगे। और जब हम या नॉन रियलिस्टिक या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? वर। इस पे ध्यान देना है, हम वर को यूज करेंगे। इज द करेक्ट चॉइस नॉट आई वाज, बिकॉज आई वाज जो है वो क्या है? वो इंडिकेटिव मूड है और वो सब्जंक्टिव मूड है। आप शायद इसे या आप भूल जाएं, आप सब्जंक्टिव याद ना करें, इंडिकेटिव आप याद ना करें, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है, दैट्स ओके, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि आप वॉज क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। उससे पहले मैंने आपको पहले बताया बच्चे कि मैं आपको वेरिएशंस भी बहुत सारे बताऊंगा, कन्वेंशंस, पैटर्न्स भी बताऊंगा। तो जो एग्जांपल्स जो मैंने आपको मेंशन किए हैं वो यहाँ पे पहले क्या मेंशन किया है मैंने, ये देखो। तो लुक एट द एग्जांपल्स विद अ कॉमा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम लोग बताते हैं, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये बताऊं। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल्स पे गौर करो बच्चे। ठीक है, विथ कॉमा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इफ आई ओन्ड अ मूवी हाउस, आप पहले इस पे ध्यान दो, ये इफ है, ये इफ क्लॉज है। ये जो सेंटेंस है इसके बाद ये आपका सिंपल पास्ट में है, ये ध्यान रखना है आपको कि सेकंड में आप जब अनरियलिस्टिक चीज को आप एक्सप्लेन करना, अब आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन को आप बोलना चाह रहे हो, एक्सप्रेस करना चाह रहे हो अपने स्पीच और राइटिंग में, और वो कैसा है? वो इस तरीके का है, जो एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो सिंपल पास्ट आपका ये फॉर्म हो गया इफ के साथ, और जो मेन क्लॉज है, जो रिजल्ट है, जो नहीं हुआ, वही है ये जो अनरियलिस्टिक है, जो हाइपोथेटिकल है। आई माइट लेट पीपल वॉच मूवीज फॉर फ्री। ठीक है, तो इफ क्लॉज को आपने सिंपल पास्ट से आपने बनाया, और इसके मेन क्लॉज को आपका डिपेंड, आप माइट, शुड, कुड, वर्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो ये आपका जो हमेशा है वो आपका मॉडल वर्ब आप इसमें यूज करेंगे, लेकिन इसमें आप किसी भी तरीके का मेन वर्ब आप यूज नहीं करेंगे, ना तो सॉरी, इसमें आप मॉडल वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग करते हैं। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब हैड का भी यूज नहीं करेंगे, वो थर्ड कंडीशनल्स में होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इस पे गौर करो। दूसरा एग्जांपल को देखो, इफ आई हैड $1,000,000। ठीक है, अब आप बोलोगे आपने हैड किया है, तो यहां पे हैड मेन वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, यहां पे जो हैड है, ठीक है, इफ आई गॉट $1,000,000। ठीक है, इस तरीके से हैड का जो कॉन्टेक्स्ट यहां पे यूज हुआ क्या है? इफ आई possessed $1,000,000, तो हैड यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुआ है। तो ये सिंपल पास्ट है, अब याद रखें। आप ये ना समझे कि ये पास्ट परफेक्ट है, ये जानना जरूरी है। ये भी मैं अक्सर बताता हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली हैड का यूज करते हैं। तो लेट्स से आई हैव हैड माई लंच, नॉट आई हैव ईटन माई लंच। तो हैड का कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, मैं उसे सिंपल बोल सकता हूँ आई हैड माई लंच। तो हैड का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है सिंपल पास्ट। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे हैड का मैंने यूज़ किया तो सिंपल पास्ट मैंने यूज़ किया है, ये आपका मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो पोजीशन में यूज़ हुआ है। इफ़ आई हैड $1,000,000, आप देखो ये सिंपल पास्ट है, और आप जब इसका मेन वर्ब, मेन क्लॉज जब आप कंप्लीट करेंगे तो वो आप हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी आप चूज कर सकते हैं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट पे आपका डिपेंड करता है। आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड।
ओके, लुक एट द थर्ड वन। ये देखो, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सब्जेक्टिव और इंडिकेटिव मूड में आप सब्जेक्टिव मूड आप भूल जाओ, इंडिकेटिव मूड आप भूल जाओ, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं वर यूज़ करूंगा कि या वॉज यूज़ करूंगा। देखो, ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी था देना, इसलिए मैंने आपको वो बताया है। वर जो है हमेशा सेंटेंस के अनरियलिस्टिक की चीज़ों को बताता है, वॉज हमेशा फैक्ट को बताता है। बस आपको यही जानना है कंडीशनल्स में, ठीक है। अदरवाइज दोनों आप अपने जनरल सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशनल्स में आप ये याद रखें कि वॉज जो है वो फैक्ट को बताता है, और मैं फैक्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं अनरियलिस्टिक चीज़ की बात कर रहा हूँ। जो नहीं हुआ है, जो नहीं होने वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो इफ़ आई वर यू, आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। हम ऐसे बोलते हैं ना कि अगर मैं काश ऐसा होता तो मैं ऐसा किया होता। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। इस तरीके से आप बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो है ये सिंपल पास्ट में है इफ क्लॉज के बाद, और ये जो आप मेन क्लॉज है आप हमेशा वुड से ही, इसमें कुछ भी आप ऐड नहीं करेंगे, सिंपली मॉडल वर्ब का आप यूज करेंगे। सो आई शी कुछ भी आप यूज करें, मॉडल वर्ब का आप यूज करेंगे, दैट्स इट, ओके। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। इफ आई वर रिच, इसको मैंने ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया है। इफ आई वर रिच आई वुड स्टडी अब्रॉड, ठीक है। आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं, बट रिफ्रेन फ्रॉम द डायरेक्ट ट्रांसलेशन, बट फिर भी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं बहुत अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं शायद बाहर पढ़ रहा होता। इस तरीके से सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो ये अनरियलिस्टिक, आप देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, राइट। अगर मैं होता तो होता, अगर ये ऐसा होता तो होता, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ये ऐसा नहीं हुआ तो मैंने वैसा नहीं किया, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस आपके साथ आएंगे जहां पर आपको एक्सप्लेन करना हो अपने स्पीच और राइटिंग में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है, इसलिए आपका ये राइट फॉर्म जानना ज़रूरी है ताकि आप मिस्टेक ना करो। इफ़ आई न्यू वे यू लिव्ड, आप किसी से कह रहे हो कि इफ़ आई न्यू वे यू लिव्ड आई कुड कम टू सी यू। लेट्स से वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु फेल इल एंड यू डोंट नो हिज एड्रेस एंड यू डोंट नो वेयर डज ही लिव। तो आप उसको कह रहे हो नेक्स्ट डे या फोन पे कह रहे हो, इफ यू मीट और इन पर्सन और ओवर द फोन, हे इफ आई न्यू वेयर यू लिव्ड आई कुड कम टू सी यू। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आप हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि इफ का जो पार्ट होगा वो सिंपल पास्ट होगा, और जो मेन क्लॉज होगा वो हमेशा आपका वुड शुड कुड से आप इसमें इन्वर्जन करेंगे और अपने सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे। तो यही फॉर्म है सेकंड कंडीशनल्स का। एक और मैंने किया, इफ़ आई वर यू आई शुडंट वरी, ताकि आप सारे देख लो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी, ओके। नाउ अब आप इसी एग्जाम्पल्स को देखो विदाउट कॉमा। ये आपका अनदर कन्वेंशन है, बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन आप ये फिर भी जान जाओ, ताकि आप कहीं ऐसे लिखा देखो तो आप ये ना पूछो, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं आपके लिए कोई भी रूम ऑफ डाउट्स या कंफ्यूजन नहीं रहने देना चाहता। तो आप देखो, आपने वही एग्जांपल्स को मैंने विदाउट कॉमा लिखा है, सारे एग्जांपल्स को। आई वुड लेट पीपल वॉच मूवीज फॉर फ्री इफ आई ओन्ड अ मूवी हाउस। अब जब आप कॉमा कहाँ पे नहीं लगाएंगे, आप क्या करते हो, पहले इफ क्लॉज से स्टार्ट करते हैं कि इफ से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो आपको कॉमा देना है। और एक बात और जो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशनल से बताया वो मैं इसमें भी आपको बता देता हूं कि इफ क्लॉज के बाद कॉमा के बाद भी बहुत लोग देन यूज करते हैं। ये दोनों ब्रिटिश और अमेरिकन में दोनों में कॉमन है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली देन को वर्ड को अवॉइड करते हैं। तो इफ के बाद जब आप कॉमा दें उसके बाद देन आप ना यूज करें। आप यूज कर रहे हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम उसे यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर कॉमा का सेंस ही है देन, राइट। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप विदाउट कॉमा कंडीशनल्स को लिख सकते हैं, किसी भी कंडीशनल्स को, फर्स्ट जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, किसी भी कंडीशनल को विदाउट कॉमा लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इफ से स्टार्ट ना करें, आप मेन क्लॉज से स्टार्ट करें, यानी कि रिजल्ट से पहले स्टार्ट करें, आउटकम से पहले स्टार्ट करें, और इफ और कंडीशनल्स पे आप इसको एंड करें। तो आप देखें आपने पहले मेन क्लॉज से स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके बीच में देखें आप, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मेन क्लॉज, ये इफ क्लॉज। अब इनके बीच में कॉमा नहीं है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे बच्चे कि सबसे पहले अगर आपको कॉमा नहीं देना तो आपको मेन क्लॉज आपको पहले लिखना पड़ेगा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, isn't it? Now लेट्स एक्सप्लोर थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस या थर्ड कंडीशनल्स। पहले फॉर्म पे आप नजर डालो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ये होगा ही होगा आपका, ठीक है।
उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? अब थर्ड कंडीशनल में मैं आपको सिचुएशंस दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्यों यूज, अब आपको पता चलने लग जाएगा कि कहां पर मैं इफ के साथ हाइपोथेटिकल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में कहां पर इफ के साथ सिंपल पास्ट यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में शायद आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, क्योंकि दोनों आपके किसके लिए यूज होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए यूज होता है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस शीट भी आपको दूंगा, उससे ज्यादा आप क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों सिचुएशन है, बट दोनों सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। उसमें आपने सिंपल पास्ट यूज किया, थर्ड में आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, याद रखें। और उसमें आपके मेन क्लॉज में आपने क्या यूज किया था? सिर्फ मॉडल यूज किया था। यहां पे आप ये दोनों यूज करेंगे, या तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव। और ये याद रखें कि इसके बाद वुड हैव, शुड हैव के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? पास्ट पार्टिसिपल, ये याद रखना है। अगेन आप इसे देखो, क्यों इसे अनरियल कंडीशनल्स कहते हैं? यूज्ड फॉर अनरियल और अनलाइकली सिचुएशंस इन द पास्ट। ये हम पास्ट के लिए जनरली, थर्ड कंडीशनल्स जो है आपने ध्यान दिया कि सेकंड कंडीशनल हम कहां यूज करते हैं? या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर के लिए। ओके, हम यूज कर सकते हैं। आप वो पे मत जाओ कि आपने जो वर्ड यूज किया है वो सब्जंक्टिव मूड है, वो वहां पे आप पास्ट वर्ब पे आप प्लीज मत जाओ। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जो वर्ड यूज किया या जो भी आपने पास्ट वर्ब यूज किया है वो उसका फॉर्म है। ठीक है, उस तरीके से तो वर्ब पे आप ज्यादा आप शायद स्ट्रेस दे सकते हो क्योंकि वर्ब पास्ट है, लेकिन जो सेकंड कंडीशनल है वो हमेशा सिंपल पास्ट में यूज होगा। और वो किसको आपको डिस्क्राइब करता है? प्रेजेंट और फ्यूचर में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है, जो नहीं हुआ या जो नहीं हो पाएगा। और ये भी वही है, मतलब कि यानी प्रेजेंट में भी वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम जब उसे बोलते हैं सेकंड कंडीशनल्स को, तो एक्चुअली वो प्रेजेंट से और फ्यूचर से वो लिंक होता है। लेकिन जब हमें पास्ट, आप ऐसे समझो, या तो आप ये बोलो कि थर्ड कंडीशनल को हम पास्ट में यूज करते हैं, या आप जब थर्ड कंडीशनल यूज करोगे तो आप हमेशा पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, इवेंट्स को, हैबिट्स को आप उसे एक्सप्रेस करना चाहोगे। ओके, तो आप क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। और मेन क्लॉज में ध्यान रखें, आप ये यूज करेंगे वुड हैव, शुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल। और ये यूज होता है किसके लिए? ये ध्यान रखना है कि जब आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है। यानी कि आप सेकंड कंडीशनल पास्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, आपको थर्ड कंडीशनल के फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें भी और आपको एक्सप्लेन कर दिया है वर्ड्स में, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस would be different if something different had happened in the past। अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो आज प्रेजेंट की सिचुएशन कुछ और होती। तो आप एक्चुअली पास्ट के एक्सपीरियंस को बता रहे हो, प्रेजेंट को आप डिफाइन एक तरीके से आप बता रहे हो कि प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी होती। तो ये भी आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन इसके कहने का तरीके फॉर्म अलग है सेकंड कंडीशनल से। मैं बार बार स्ट्रेस इस पे दे रहा हूं बच्चे, क्योंकि इसमें बहुत लोग कॉमन एरर करते हैं। वो पास्ट में भी इसे सेकंड कंडीशनल को यूज कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। दीज सेंटेंसेस यूज द पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो फर्स्ट फॉर्म में होगा। जाहिर सी बात है, जब पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे तो हैड के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन द इफ क्लॉज एंड द मॉडल ऑक्सिलरी वुड, कुड, शुड ये तो यूज करेंगे। इसके साथ आप हैव का यूज करेंगे, और हैव के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है कहां? मेन क्लॉज में। ओके, नाउ इन अदर वर्ड्स, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, आप ये भी समझ लो, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस रेफर टू एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। ये बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन को आपको डिफाइन करता है। दिस सिचुएशंस आर इम्पॉसिबल बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अकर्ड एंड कान बी चेंज्ड। वो हो चुका है, वो वक्त निकल चुका है, वो टाइम पास हो चुका है, लेकिन उसे आपको एक्सप्रेस करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, एक एक्सप्रेशन है, इसे हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आप अपने पास्ट की चीज़ों को आप इस तरीके से बताना चाहते हैं। नोट, डू नॉट यूज मॉडल, मैंने आपको बताया था इनकरेक्ट फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये रहा वो इनकरेक्ट फॉर्म। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल सिखाने से पहले मैं आपको इनकरेक्ट फॉर्म बता दूं कि लोग क्या गलत करते हैं। इफ क्लॉज में डू नॉट यूज, मैंने लिखा डू नॉट यूज मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स इन द इफ क्लॉज, और यही मिस्टेक होता है।
थर्ड कंडीशनल में, यानी कि लास्ट टाइप ऑफ कंडीशनल्स में, जो आप पास्ट के एक्सपीरियंस को अगर आप शेयर करते हैं या बताना चाहते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं? इफ़ प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये आप सिंपली बोल सकते हैं इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसमें भी वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव और पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। दिस फॉर्म इज यूज्ड इन वेरी कैजुअल इंग्लिश, लोग यूज करते हैं, इसे बहुत लोग गलत नहीं मानते हैं, लेकिन एक्चुअली स्टैंडर्ड इंग्लिश के अगेंस्ट ये बिल्कुल गलत है। आप इफ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आप यूज, आप किसी भी आप में टाइप में देख लो, इफ के साथ कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होता है, वो हमेशा मेन क्लॉज में यूज होता है। ओके, बट इट इज कंसिडर्ड इनकरेक्ट इंग्लिश, लोग यूज करते हैं कैजुअल इंग्लिश में, बट वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ये अगेंस्ट है स्टैंडर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर के, इसलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में कैटेगराइज किया गया है। However, you certainly will encounter this form, so you got to excuse it and stick to the correct form, standard English. आपको ऐसे sentences सुनने को देखने को मिलेंगे, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, there is no problem, but I want you to follow the standard English, meaning follow the standard conditional structure, okay? क्योंकि आप standard English पढ़ रहे हैं, तो आप उन लोगों से अलग हैं, आपका करेक्ट फॉर्म यूज करते हैं। नाउ हियर इज एग्जांपल, आप देखो वो कैसे यूज करेंगे। इफ, कभी भी आप इफ के साथ कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मेक अ टैटू ऑफ इट। तो इसने ये, तो किसी ने अगर यूज किया तो वो गलत है, लेकिन वो सोचता है कि हम कैजुअल में बोल सकते हैं। नो, दैट्स नॉट ओके, ओके। तो इफ आई वुड हैव नोन द ट्रुथ आई वुड हैव टोल्ड यू, ये बिल्कुल इनकरेक्ट फॉर्म है, ओके। आपका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? इफ आई हैड नोन द ट्रुथ I would have told you, और ये हमेशा आपका थर्ड कंडीशनल होगा। तो इसमें आप डिफरेंस देख लो, यहाँ मॉडल यूज हुआ है और आपने हैड यूज किया है, राइट? इस पे आप ध्यान रखना। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड कंडीशनल्स अगेन विद कॉमा। पहले आप कॉमा से देख लो, क्योंकि मैंने दोनों कन्वेंशंस आपके लिए, ताकि आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहे, वेरिएशंस रहे, पैटर्न्स रहे, जो वेरिएशन चाहे बच्चे आप उसे यूज कर सकते हैं, राइट? आप इसे देखो, इफ यू हैड आस्क्ड मी, देखो इफ से स्टार्ट हुआ है, अब जो ये पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट का पार्ट है, आप ऐसे कह सकते हैं हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे। दोनों फॉर्म आप किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि इफ क्लॉज का जो पार्ट है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और जो सेकंड है, सेकंड में हमने क्या लिखा? सिर्फ मॉडल यूज करते हैं सेकंड कंडीशनल में। ना थर्ड कंडीशनल में आप देखो, जो मेन पार्ट है यानी कि जो मेन क्लॉज है उसमें शुड तो करेंगे और हैव भी करेंगे, आई शुड नॉट हैव लेफ्ट अर्ली। तो ये इसका हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो पास्ट में इफ यू हैड आस्क्ड मी टू वेट आई शुड नॉट हैव लेफ्ट अर्ली, ओके। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, हम ऐसा बोलते हैं ना, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, ठीक है, आई वुड हैव गॉट एन ए, ठीक है। तो आप इसे सेकंड कंडीशनल्स में अगर आप इसे बोलना चाहेंगे तो आपको ये हटाना पड़ेगा और आपको हैड हटाना पड़ेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड गेट, ठीक है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, बट जनरली आप जो ये बता रहे हैं जो कि नहीं हुआ है, और ये पास्ट का आप बता रहे हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स वाई हम पास्ट परफेक्ट का हम यूज करते हैं। तो इस पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है कि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, मेन क्लॉज में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का यूज करेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे वर्ब, ठीक है। इफ यू हैड मैरिड मी, जो कि नहीं हुआ है, आई कुड हैव स्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं हुआ है। इफ यू हैड मैरिड मी आई कुड हैव स्टेड इन इंडिया। तो ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस है जो कि अनरियलिस्टिक है, ठीक है, जो अनरियल है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इमेजिनरी है, ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्म, और ये सिंस कि हम पास्ट के बारे में बोल रहे हैं तो इसलिए हम इसे थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। इफ शी हैड अराइव्ड अर्ली शी वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है। सेकेंड जो मेन क्लॉज है आपका वुड हैव मिस्ड, पास्ट पार्टिसिपल, and then you complete the sentence. Now look at the same examples without a comma. Again the same rule,
क्या करना है आपको? अगर आपको इसे विदाउट कॉमा लिखना चाहते हो आप, कोई नहीं रोक सकता। क्या करना है आपको? आपको पहले मेन क्लॉज लिखना है, देन उसके बाद आपको इफ क्लॉज लिखना है। आप कॉमा कहाँ देते हो? पहले आप इफ क्लॉज से स्टार्ट करते हो और मेन क्लॉज स्टार्ट करने से पहले आप कॉमा देते हैं, राइट? तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखो, आई शुड नॉट हैव लेफ्ट अर्ली इफ यू हैड, तो आप वहाँ इफ से स्टार्ट किया था, बीच में कॉमा दिया था, अब आप यहाँ पे आप कॉमा नहीं देंगे, तो ये कन्वेंशन भी एक्सेप्टेबल है, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ अनदर वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी मैंने मेंशन किया है क्योंकि मैं आपको बहुत सारे कन्वेंशंस, बहुत सारे पैटर्न्स आपके लिए इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो इस पे आप ध्यान दो बच्चे। अनदर वे टू एक्सप्रेस थर्ड कंडीशनल यानी कि लास्ट कंडीशनल कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखो। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कैन बी रिटन यूजिंग इन्वर्जन। इस पे आपको ध्यान देना है। इन्वर्जन क्या होता है वो आपको, इन्वर्जन विद व्हाट? हैड। जब हम किसी के बदले कोई और यूज करते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं? एक्चुअली इन्वर्जन हम कहते हैं। तो हमने क्या करना है कि हम अनदर वे में थर्ड कंडीशनल को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके? तो वो आप ये समझें इस तरीके से, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मॉडर्न इंग्लिश में मैंने देखा है कि ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप थर्ड कंडीशनल जब आप बोलना चाहें तो आप इस फॉर्म को आप बोल सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज टिपिकली मोर फॉर्मल, ये फॉर्मल माना जाता है ज़्यादा कंपैरेटिवली इफ वाले से। emphasizes the hypothetical nature of the situation, also it doesn't change the context, so you can use either। ये मैंने मेंशन किया है कि आप अगर ये यूज करेंगे तो आप ये ना समझें कि वो उसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। देखो, मैंने कहा कि वो कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जो हम यूज़ करते हैं जनरली, जो बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल है, ये भी वाइडली एक्सेप्टेबल है ऐसा ये नहीं है, लेकिन ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, तो आप इस तरीके से लिखते हैं। इफ से स्टार्ट करते हैं, इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड, राइट? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने एक्सप्लोर किया। नाउ मैंने आपको बताया कि आप इन्वर्जन हैड से भी इसे बना सकते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, और ये बोलने लिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको इस तरीके से भी लिखेंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देखो, हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग, तो आपको क्या करना है, ठीक है, इफ को बिल्कुल ओमिट कर देना है, ठीक है, आपको हैड से स्टार्ट करना है, यानी कि वर्ब से पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट देंगे। सो हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड, तो ये आपका इन्वर्टेड फॉर्म है क्योंकि आपने हैड के इन्वर्जन से आपने इसे यूज किया है। एक और एग्जांपल आप देख लो। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ट द एग्जाम। नाउ आप तो ये जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप इन्वर्टेड फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, हैड शी स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ओके, दिस साउंड्स गुड एंड दिस लुक्स गुड, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला ज़्यादा फॉलो करें। ओके, मॉडर्न इंग्लिश में मैंने नोटिस किया है कि ये ज़्यादा यूज़ होता है, बट आपका कमांड होना चाहिए, आप मिस्टेक ना करें। तो मैंने आपको प्रैक्टिस वर्कशीट भी दी है, उससे आप ज़्यादा कमांड करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, एक एग्जांपल आप और देख लो। इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसे कैसे आप इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इन्वर्टेड फॉर्म से, कुछ नहीं करना, हैड को पहले यूज कर लेना, सब्जेक्ट को बाद में। हैड द लेफ्ट, और किसी भी पार्ट को चेंज नहीं करना, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सिर्फ हैड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एफ आपका हट जाएगा, सारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इफ के क्लॉज में वही रहेगा, जो मेन क्लॉज में वो तो डेफिनेटली वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो हैड द लेफ्ट, लेकिन आप इसमें क्वेश्चन है कि आप बोलोगे क्या मैं उसको दूसरे विदाउट कॉमा लिख सकते नहीं, अगर आप इसको लिखेंगे तो ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, राइट? तो आप इसको इसी फॉर्म में लिखें, ये फॉर्म में लिखने में, बोलने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। सो आई रिकमेंड यू यूज दिस वेरिएशन, हैड द लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो इसलिए मैंने आपको पार्ट 1 में भी ये बताया था कि बहुत सारे वेज आपके पास होंगे, बहुत सारे कन्वेंशंस, पैटर्न्स आपको मैं बताऊंगा, आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा, मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन भी देता हूं कि आप कौन से वेरिएशन को चूज करें एज पर मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि जो भी मैं आपको सिखाता हूं वो अलाइंड है मॉडर्न इंग्लिश से। ओके, नाउ दिस कंक्लूड्स द सेशन ऑन कंडीशनल्स और कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2। अब आपका पार्ट 2 यहाँ पे ओवर होता है, राइट? अब पार्ट 2 में और इससे ज़्यादा आई डोंट बिलीव कि इसमें कुछ और एक्सप्लोर करने को है। ठीक है, तो
हमने कंडीशनल्स में पार्ट 1 में यानी कि हमने चारों टाइप हमने पढ़ लिया, 2 टाइप्स हमने पढ़ा, 2 टाइप्स हमने कंडीशनल्स पार्ट 1 में पढ़ा। आज हमने 2 पार्ट को एक्सप्लोर किया। आपका कंडीशनल्स ओवर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ और हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि आप उससे भी एक्सप्लोर करो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके लिए हमेशा कभी कोई कंफ्यूजन रहे, तो मैंने उस सेशन को भी डिज़ाइन किया है। मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा राइट आफ्टर दिस सेशन। तो मैं आपको फिर भी इसको आपको बता देता हूं कि सेशन में हमने क्या एक्सप्लोर किया। सेकेंड कंडीशनल एक्सप्लोर किया, थर्ड कंडीशनल एक्सप्लोर किया। इन द नेक्स्ट सेशन में आपको क्या बताऊंगा, स्पेशल एंड मिक्स्ड कंडीशनल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस इनकरेज करता है यूज़ करने को। आप उसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे इवोल्यूशन है, बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे लोगों का बोलने का लिखने का तरीका अलग है, तो मैंने सारे वेरिएशंस को उठाने की कोशिश की है। मैं कंडीशनल्स को यहाँ पे ओवर कर सकता था, लेकिन मैंने एक स्पेशल सेशन आपके लिए डिज़ाइन किया है जो कि है स्पेशल और मिक्स्ड कंडीशनल्स। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। सो मीनवाइल बच्चे, आप वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। सो refer to the link sorry about that, refer to the link I'm so sorry, refer to the link provided in the description and practice the worksheet. If you have any confusion, any doubts, do let me know. I mean, write in the comment box, I'll certainly respond to you. So I thank you so much for your time and patience. Have a good time. Thank you.